नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वी के पीसीएस एकेडमी में। जैसे कि हमारी यूपीआरओ एआरओ की टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें हमने टेस्ट 14 कवर कर लिए। 14 टेस्ट हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, ये टेस्ट होगा हमारा 15 नंबर, जो होगा हमारा इकोनॉमिक्स का। ये हमारा इकोनॉमिक्स का टेस्ट होगा। और जिसमें 140 क्वेश्चन होंगे, और 140 में से हम इनको 3 पार्टों में देखेंगे। जैसे कि 50 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में देखते हैं हम, और सेकंड पार्ट में भी 50 देखते हैं, और थर्ड पार्ट में हम देखते हैं 40 क्वेश्चन, जिसमें 50 क्वेश्चन हमारे इकोनॉमिक्स और 50 इसमें दोनों होंगे, इकोनॉमिक्स भी होगा और करंट अफेयर भी होगा। थर्ड पार्ट में हम देखेंगे ये करंट अफेयर होगा और मैथ और रीजनिंग भी होंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, आर्थिक मंदी के समय निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाए जाने की सबसे अधिक संभावना है? ऑप्शन ए है ब्याज दर में वृद्धि के साथ कर दरों में कटौती। ऑप्शन बी है सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि। ऑप्शन सी है ब्याज दर में कमी के साथ कर दरों में वृद्धि। और ऑप्शन डी है सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में कमी। कमेंट करेंगे और बताएंगे इसमें कौन सा सही होगा। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि। यदि और आर्थिक मंदी की बात करें हम, एक आध पॉइंट किसे कहते हैं, जैसे कि किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन, रोजगार और निवेश में गिरावट हो, तब आर्थिक मंदी होती है। ठीक है, किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन, रोजगार और निवेश में गिरावट हो। जीडीपी में लगातार 2 तिमाहियों तक गिरावट हो। जीडीपी में लगातार 2 तिमाहियों तक क्या हो? गिरावट हो, तब ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में बजट का राजस्व अनुमान तैयार किया जाता है। बजट राजस्व का अनुमान तैयार किया जाता है। ऑप्शन है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, कैबिनेट सचिवालय और नीति आयोग और वित्त मंत्रालय। बताइए कौन सा सही होगा इसमें। इसमें होगा, देखिए इजी क्वेश्चन है, इसमें होगा आपका वित्त मंत्रालय। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। चलिए कुछ देखते हैं इसके बारे में। क्या काम करता है आर्थिक मामलों का विभाग? आर्थिक मामलों का विभाग देश की आर्थिक नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करना और
कार्यक्रमों को तैयार करना। ठीक है, जिम्मेदारी केंद्रीय बजट तैयारी और प्रस्तुति करने की है। ठीक है, सीबीडी का गठन कब हुआ था? सीबीडी का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1964 1964 में सीबीडी अधिनियम 1963 के तहत किया गया था, 1963 के तहत। ठीक है, यदि बात करें कैबिनेट सचिवालय की, कैबिनेट सचिवालय के जो ये सीधे अधीन काम करता है पीएम के। ठीक है, पीएम यानी प्रधानमंत्री के अधीन काम करता है। यदि बात करें नीति आयोग की, ये नीति की फुल फॉर्म बतानी है आपको। जैसे कि नीति हो गया, ठीक, इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, यह है एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। और जो इसकी स्थापना हुई थी वो कब हुई थी नीति आयोग की? तो वो हुई थी 1 जनवरी कब हुई थी? 2015 को स्थापना हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक राजस्व का स्रोत नहीं है? आयकर, सार्वजनिक उधार, वैट यानी मूल्यवर्धित कर, और सब्सिडी। कमेंट करेंगे और बताएंगे इसमें सार्वजनिक राजस्व का स्रोत नहीं है। उसमें होगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, सब्सिडी राजस्व का स्रोत नहीं है। किसका है फिर? ये है आपका सार्वजनिक व्यय का स्रोत, सार्वजनिक व्यय का एक हिस्सा है। सार्वजनिक व्यय का हिस्सा है। और ये जो 3 हैं, आयकर और सार्वजनिक उधार और वैट यानी मूल्यवर्धित कर, वैल्यू एडेड टैक्स, ये तीनों किसके हैं? सार्वजनिक राजस्व के स्रोत हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, आयकर की बात करें, आयकर का उद्देश्य क्या होता है? आयकर का उद्देश्य क्या है? आयकर का उद्देश्य भारत में व्यक्तियों और व्यवसायों और अन्य संस्थाओं द्वारा अर्जित आय पर कर लगाना और एकत्र करना है। भारत में व्यक्तियों, व्यवसायों और अन्य संस्थाओं द्वारा अर्जित आय पर कर लगाना और एकत्र करना। यदि बात करें वैट की, वैल्यू एडेड टैक्स की, ये 1 अप्रैल 2015 को लागू हुआ था।
1 अप्रैल 2015 को लागू हुआ था। किस प्रकार का कर है ये? अप्रत्यक्ष कर है, ध्यान रखेंगे, अप्रत्यक्ष कर है। और जो है मूल्य सृजन और वृद्धि पर लगाया जाता है। किस पर लगाया जाता है? मूल्य सृजन और वृद्धि पर लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है केंद्र सरकार के चालू खाते में निम्नलिखित में से आय के कौन से स्रोत हैं? निगम कर, फर्स्ट है निगम कर, सार्वजनिक उद्यमों को से लाभ, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों की बिक्री, विश्व बैंक से ऋण प्राप्त हुआ और उत्पाद शुल्क। ऑप्शन है हमारे पास में 1 2 3, 1 3 4, 3 4 5 और 1 2 5। कमेंट करेंगे, बताएंगे कौन सा सही होगा इसमें। केंद्र सरकार के चालू खाते में निम्नलिखित में से आय के स्रोत कौन से स्रोत हैं? आय के कौन से स्रोत हैं? बताइए कौन सा सही होगा। देखिए इसमें पे निगम कर होगा और सार्वजनिक उद्यमों से लाभ भी होगा, राष्ट्रीय बचत नहीं होगा और विश्व बैंक से ऋण प्राप्त हुआ ये भी नहीं होगा और उत्पाद शुल्क होगा। पहला, दूसरा और पांचवा कौन से में मिल रहा है हमको? ऑप्शन मिल रहा है हमें डी में। ठीक है, ये राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों की बिक्री और विश्व बैंक से ऋण प्राप्त, ये किसके हैं? बजट के पूंजी खाते का हिस्सा होते हैं। बजट के पूंजी खाते के हिस्से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है साल दर साल लगातार घाटे का बजट बना हुआ है। घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी कार्यवाही की जा सकती है? राजस्व व्यय को कम करना, नई कल्याणकारी योजनाएं शुरू करना, सब्सिडी को तर्कसंगत बनाना और आयात शुल्क कम करना। ऑप्शन है हमारे पास में केवल 1 2 और 3, 1 और 3 और 1 2 3 4, 1 3 1 2 3 4। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा इसमें। देखिए राजस्व व्यय को कम करना ये होगा, नई कल्याणकारी योजनाएं शुरू करना नहीं है, सब्सिडी को तर्कसंगत बनाना ये है, आयात शुल्क कम करना ये भी नहीं है। आपका कौन सा हो जाएगा? 1 और 3। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट। ठीक है, देखिए सरकार क्या करती है? राजस्व व्यय को कम करके राजस्व प्राप्तियों को बढ़ाकर राजकोषीय घाटे को कम कर सकती है। ठीक है, जैसे कि नई कल्याणकारी योजनाएं हैं, नई कल्याणकारी योजनाओं में शुरू करने से राजस्व व्यय बढ़ेगा, जबकि आयात शुल्क कम करने से राजस्व प्राप्तियां कम होंगी और दोनों ही घाटे में वृद्धि के कारण बनेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है घाटे के वित्त पोषण से मुद्रास्फीति बढ़ती है और यह वस्तु और सेवाओं की तुलना में धन आपूर्ति को बढ़ाता है। ऑप्शन है हमारे पास में
ए और आर दोनों सही हैं, सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही हैं, स्पष्टीकरण सही नहीं है। ए सत्य है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। देखिए, घाटे के वित्त पोषण से मुद्रास्फीति बढ़ती है, सही है। यह वस्तु और सेवाओं की तुलना में धन आपूर्ति को बढ़ाता है, ये भी सही है। दोनों सही हैं। और व्याख्या देखें तो घाटे के वित्त पोषण से मुद्रास्फीति बढ़ती है क्योंकि यह वस्तु और सेवाओं की तुलना में धन आपूर्ति को बढ़ाता है। ये दोनों ही सही हैं, व्याख्या भी करता है। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक नियोजन एक विषय है। राज्य सूची का, संघ सूची का, समवर्ती सूची का, किसी भी सूची में निर्दिष्ट नहीं है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा इसमें। आर्थिक नियोजन की बात हो रही है तो ये होगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, समवर्ती सूची। ठीक है। यदि बात करें हम राज्य सूची की, राज्य सूची में कितने विषय थे पहले? राज्य सूची में जो विषय थे वो थे 66 विषय। 66 विषय थे। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में हैं आपके 61 रह गए हैं। यदि बात करें संघ सूची की, कितने विषय थे? 97 विषय थे पहले। कितने रह गए हैं वर्तमान में? कितने हो गए वर्तमान में? तो 100 हो गए। यदि बात करें समवर्ती सूची की तो इसमें 47 विषय हैं। वर्तमान में कितने हो गए हैं? 52 हो गए हैं। ठीक है। देखिए, इसमें 5 कम हुए हैं और इसमें 5 बढ़े हैं और इसमें 3 बढ़े हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? न तो वित्त आयोग और न ही योजना आयोग एक संवैधानिक निकाय हैं। वित्त आयोग का दायरा बजट के राजस्व खंड की समीक्षा तक सीमित है, जबकि योजना आयोग राज्यों की पूंजी और राजस्व दोनों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए समग्र समीक्षा करता है। और ऑप्शन सी है, कोई भी एक ही समय में वित्त आयोग और योजना आयोग दोनों का सदस्य नहीं हो सकता है। और ऑप्शन डी है, वित्त आयोग योजना आयोग के काम और जिम्मेदारी में कोई ओवरलैपिंग नहीं है। तो कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। देखिए, इसमें होगा आपका बी ऑप्शन, वित्त आयोग का दायरा बजट के राजस्व खंड की समीक्षा तक सीमित है, जबकि योजना आयोग राज्यों की पूंजी और राजस्व दोनों आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समग्र समीक्षा करता है। वित्त आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय है। यदि हम वित्त आयोग की बात करें, क्या है? एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय। ठीक है। योजना आयोग की बात करें, योजना आयोग कैसा है? गैर संवैधानिक है। योजना आयोग कैसा है? गैर संवैधानिक है। इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक तो अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। 4 अन्य सदस्य, ये भी ध्यान में रखना है। 5 लोग होते हैं टोटल। यदि बात करें वित्त आयोग की, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आर्टिकल 280 के अंतर्गत। आर्टिकल 280 के अंतर्गत आता है। इसका कार्य क्या है? यदि कार्य की बात करें तो केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों का
वित्तीय संसाधनों के वितरण पर सिफारिश करना है। कार्य की बात करें तो कार्य क्या हो जाएगा, केंद्र और राज्यों के बीच, केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण, संसाधनों के वितरण पर सिफारिश करना है, वितरण पर सिफारिश करना है। यदि बात करें वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष की, जैसे पूछा गया है पीछे PYQ में, प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो कौन है, वो है केसी नियोगी। बात करें दूसरे की, सेकंड की बात करें, सेकंड में कौन है, के संथानम। तीसरे की बात करें तो AK चंदा है। 14वें की बात करें तो YV रेड्डी है। 15वें की बात करें तो NK सिंह है। और 16वें की बात करें तो अरविंद पनगड़िया हैं। ठीक है, तो ये इनका कार्यकाल अरविंद पनगड़िया का 26 से लेकर 31 तक है, 2026 से 2031 तक, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत में योजनाओं के अंतर्गत सार्वजनिक व्यय हेतु सर्वाधिक संसाधन कहाँ से जुटाए जाते हैं? वर्तमान प्राप्तियों से, विदेश से, सार्वजनिक उद्यमों से और उधार से। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। ये देखिए, यदि बात करें योजना आयोग की, बात करें हम योजना आयोग की, योजना आयोग की जो स्थापना है वो कब हुई थी? वो हुई थी 1950 में। 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके स्थान पर नीति आयोग जो आया था वो आया था 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग जो आया था इसकी जगह 1 जनवरी 2015 से। इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो कौन होते हैं? वो तो प्रधानमंत्री अध्यक्षता करते हैं। इसमें कौन सा हो जाएगा आपका? इसमें होगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, उधार से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, सार्वजनिक ऋण के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं? सार्वजनिक ऋण के स्रोत, सार्वजनिक ऋण के स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं? दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियां, सरकारी प्रतिभूतियां, और यदि बात करें तो ट्रेजरी बिल हो जाएगा। यदि हम तीसरे की बात करते हैं, बाहरी सहायता हो जाएगी। और क्या हो सकता है? अल्पकालिक उधार और छोटी बचत, अल्पकालिक उधार और
छोटी बचत, सार्वजनिक खाते के विरुद्ध जारी प्रतिभूतियां, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है भारत में तृतीय क्षेत्र में शामिल है। ऑप्शन है हमारे पास में फर्स्ट है व्यापार और परिवहन, वित्त और रियल एस्टेट और वानिकी और मत्स्य पालन। फर्स्ट है केवल 1, बी है केवल 1 और 2, केवल 2 और 3 और केवल 3। कमेंट करेंगे और बताएंगे इसमें कौन से क्षेत्र शामिल हैं तृतीय क्षेत्र में। देखिए व्यापार और परिवहन शामिल है तृतीय क्षेत्र में, और वित्त और रियल एस्टेट ये भी शामिल है। वानिकी और मत्स्य पालन ये आपका प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है, ना कि तृतीय क्षेत्र का, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपका कौन सा राइट हो जाएगा 1 और 2, 10 का हो जाएगा बी राइट। यदि और देखें इसमें क्या क्या आ सकता है तृतीय में, जैसे कि व्यापार तो आ गया, होटल आ गए, होटल आ गए, और जैसे कि परिवहन आ गया, व्यापार आ गया, संचार आ गया, और क्या आ जाएगा बैंकिंग आ जाएगा, सेवा क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। वित्त आ जाएगा, बीमा आ जाएगा, शिक्षा आ जाएगा, वित्त है, बीमा, बीमा आ जाएगा, शिक्षा आ जाएगा। चलिए अब यदि बात करें हम प्राथमिक क्षेत्र की, प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आ जाएगा, वानिकी आ जाएगा, मत्स्य पालन आ जाएगा, कृषि आ जाएगा, ये प्राथमिक क्षेत्र में है। प्राथमिक वानिकी आया, मत्स्य पालन आया, कृषि आया, खनन आ जाएगा, और क्या आ जाएगा उत्खनन आ जाएगा, यदि बात करें द्वितीय क्षेत्र की, द्वितीय क्षेत्र में क्या है, द्वितीय क्षेत्र में जैसे कि विनिर्माण है, निर्माण है, खनन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है भारत को इस प्रकार वर्गीकृत करना सत्य होगा, इस प्रकार वर्गीकृत करना सत्य होगा। खाद घाटे वाली अर्थव्यवस्था, एक श्रम अधिशेष अर्थव्यवस्था, एक व्यापार अधिशेष अर्थव्यवस्था, एक पूंजी अधिशेष अर्थव्यवस्था। कमेंट करेंगे और बताएंगे इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। इसमें होगा आपका एक श्रम अधिशेष अर्थव्यवस्था, ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है अविकसित अर्थव्यवस्था की सामान्यतः विशेषता होती है कम प्रति व्यक्ति आय, पूंजी निर्माण की निम्न दर, कम निर्भरता अनुपात, कार्यबल बड़े पैमाने पर तृतीय क्षेत्र में है। ऑप्शन है हमारे पास में 1 और 2, सेकंड और थर्ड और फोर्थ, और 1 और 4th। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही हो जाएगा इसमें। देखिए इसमें होगा आपका कम प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा, पूंजी निर्माण की निम्न दर हो जाएगी, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। ये दोनों निर्भरता अनुपात और ये नहीं होंगे।
यदि बात करें और इनके क्षेत्रों की, कौन कौन से हो जाएंगे? निम्न प्रति व्यक्ति आय, कम प्रति व्यक्ति आय हो गई। जनसंख्या वृद्धि की उच्च दर हो जाएगी। जनसंख्या वृद्धि की उच्च दर हो जाएगी। और पिछड़ी कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, पिछड़ी कृषि पर अत्यधिक निर्भरता जो हो जाएगी। पूंजी निर्माण की निम्न दर हो जाएगी और उच्च स्तर की बेरोजगारी हो जाएगी। उच्च स्तर की बेरोजगारी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता यह दर्शाती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील श्रेणी में है? व्यवसाय मुख्यतः कृषि है, प्रच्छन्न बेरोजगारी, मानव पूंजी की खराब गुणवत्ता और प्रति व्यक्ति प्रोटीन का उच्च सेवन। ऑप्शन है हमारे पास में केवल 1 और 2, 1 और 4, 2 और 3, 1 2 3। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही हो जाएगा। देखिए, व्यवसाय कृषि है, प्रच्छन्न बेरोजगारी भी है विकासशील श्रेणी में, और मानव पूंजी की खराब गुणवत्ता भी है, लेकिन प्रति व्यक्ति प्रोटीन का उच्च सेवन नहीं आता है इसके अंतर्गत। तो कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका डी ऑप्शन राइट। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी वह होती है जहां कुछ लोग किसी काम में तो लगे हैं, काम में लगे हुए तो दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में उनकी उत्पादकता क्या होती है? शून्य होती है। जहां कुछ लोग काम में तो लगे हुए दिखते हैं, लेकिन वास्तव में उनकी उत्पादकता क्या होती है? शून्य होती है। शून्य होती है। ये है आपकी प्रच्छन्न बेरोजगारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। अल्प रोजगार, मुद्रास्फीति, बचत का निम्न स्तर और गैर संगठित क्षेत्र। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, गैर संगठित क्षेत्र। बात करें हम अल्प रोजगार की, यदि हम अल्प रोजगार की बात करते हैं, जैसे क्या होता है अल्प रोजगार किसे कहते हैं? जहां व्यक्ति काम तो कर रहा है लेकिन अपनी पूरी क्षमता और योग्यता के अनुसार काम नहीं कर पा रहा है। जहां व्यक्ति काम तो कर रहा है लेकिन अपनी पूरी क्षमता अपनी पूरी क्षमता
और योग्यता के अनुसार काम नहीं कर पा रहा है, काम नहीं कर पा रहा है। यदि बात करें हम मुद्रास्फीति की, मुद्रास्फीति क्या होती है? जहां वस्तुओं और सेवाओं की कीमत लगातार बढ़े उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। जहां मुद्रा की क्रय शक्ति कम होती है, मुद्रास्फीति को हम आम बोलचाल की भाषा में महंगाई भी कहते हैं। ठीक है, जहां वस्तुओं और सेवाओं की कीमत लगातार बढ़े उसको हम मुद्रास्फीति कहते हैं। और मुद्रा की जो क्रय शक्ति है वो कम हो, मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, कथन दिया है शुद्ध घरेलू उत्पाद बराबर सकल घरेलू उत्पाद प्लस मूल्य ह्रास, प्रति व्यक्ति आय बराबर शुद्ध सकल घरेलू उत्पाद और राष्ट्र की कुल जनसंख्या। और थर्ड कथन है दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना के लिए शुद्ध घरेलू उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद से बेहतर मीट्रिक है। ऑप्शन है हमारे पास में 1, 2, 3 तीनों सही है। कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सत्य हैं, और थर्ड है कथन 2 और 3 सत्य हैं, और उपरोक्त विकल्पों में से कोई भी सत्य नहीं है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें राइट होगा। देखिए कुछ जैसे कि यूपीएससी का पेपर हुआ है 25 मई को, अभी जो पेपर हुआ है कल, तो उसमें इस तरीके के क्वेश्चन बनाए गए हैं। जैसे कि एक कथन दिया है, दूसरा कथन दिया है, तीसरा कथन दिया है, और उसमें क्या किया है कि इन दोनों को फर्स्ट और सेकंड को दिया है कि फर्स्ट सेकंड सही है, थर्ड इसकी व्याख्या करता है। इस तरीके से चेंज किया गया है, तो थोड़ा ट्रेंड चेंज किया है यूपीएससी ने। ठीक है, तो वो देख लेंगे। तो इसमें कौन सा राइट होगा? देखिए शुद्ध सकल घरेलू उत्पाद मूल्य ह्रास, ये गलत है आपका। प्रति व्यक्ति आय शुद्ध घरेलू उत्पाद राष्ट्र की कुल जनसंख्या, ये भी गलत है। दुनिया की अर्थव्यवस्था की तुलना के लिए शुद्ध घरेलू उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद से बेहतर मीट्रिक है, ये भी गलत है। आपका तीनों गलत हो जाएंगे, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए शुद्ध घरेलू उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद, और यहाँ प्लस नहीं होना चाहिए था, माइनस मूल्य ह्रास होना चाहिए था। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है भारतीय आर्थिक नीति की अंदरूनी लोगों के साथ साथ बाहरी लोगों द्वारा भी आलोचना की जा रही है, और कारण है आलोचना काफ़ी हद तक वैचारिक मतभेदों पर आधारित है। ऑप्शन वही है हमारे पास में, ए आर दोनों सही हैं, सही स्पष्टीकरण है, और ए आर दोनों सही हैं, स्पष्टीकरण सही नहीं है, और ए सही है आर गलत है, और ए गलत है आर सही है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें राइट हो जाएगा। देखिए भारतीय आर्थिक नीति के अंदरूनी लोगों के साथ साथ बाहरी लोगों के द्वारा भी आलोचना की जा रही है, सही है। आलोचना काफ़ी हद तक वैचारिक मतभेदों पर आधारित है, ये भी सही है, दोनों सही हैं, और व्याख्या भी करता है। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए राइट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
से 1991 में भारत द्वारा अपनाई गई, जैसे कि उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण पर आधारित नई आर्थिक नीति की आलोचना अभी तक जारी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण को एक प्रक्रिया के संदर्भ में बेहतर ढंग से समझा गया है जो सक्षम बनाती है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास में किसी देश के व्यक्तियों द्वारा अधिक पूंजी जमा करना। सेकंड है देश के लोगों के ज्ञान, कौशल स्तर और क्षमताओं को बढ़ाना। और थर्ड है मूर्त धन का संचय करना और अमूर्त धन का संचय। ऑप्शन है हमारे पास में 1 और 2, केवल 2 और 2 और 4 और 1, 3, 4। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा इसमें। देखिए, किसी व्यक्ति द्वारा अधिक पूंजी जमा करना ये नहीं है। देश के लोगों के ज्ञान और कौशल स्तर और क्षमताओं को बढ़ाना ये सही है। और थर्ड की बात करें मूर्त धन का संचय ये नहीं है। अमूर्त धन का संचय ये हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा आपका 2 और 4। कौन से में है? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी भी देश के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसकी सामाजिक पूंजी का हिस्सा माना जाएगा? जनसंख्या में साक्षरों का अनुपात, इसकी इमारतों और अन्य बुनियादी ढांचे और मशीनों का स्टॉक। और ऑप्शन सी है कामकाजी आयु वर्ग में जनसंख्या का आकार। ऑप्शन डी है समाज में आपसी विश्वास और सद्भाव का स्तर। कमेंट करेंगे और बताएंगे कि कौन सा इसमें सही हो जाएगा। इसमें होगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, समाज में आपसी विश्वास और सद्भाव का स्तर। ठीक है, किसी देश के निवासियों द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य है, चाहे उत्पादन का स्थान कहीं भी हो। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, पूर्ण और प्रति व्यक्ति वास्तविक जीएनपी में वृद्धि आर्थिक विकास के उच्च स्तर का संकेत नहीं देती है। ऑप्शन ए है औद्योगिक उत्पादन वृद्धि, औद्योगिक उत्पादन कृषि उत्पादन के साथ साथ तालमेल रखने में विफल रहता है। ऑप्शन बी है कृषि उत्पादन औद्योगिक उत्पादन के साथ तालमेल रखने में विफल रहता है। और गरीबी और बेरोजगारी में वृद्धि और निर्यात की तुलना में आयात तेजी से बढ़ता है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही नहीं है, इसमें उच्च स्तर का संकेत नहीं देती। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, गरीबी और बेरोजगारी में वृद्धि, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद योजना का एक अंग है। भारत के संविधान में आर्थिक और सामाजिक नियोजन को समवर्ती सूची में रखा गया है। ऑप्शन थर्ड है भारत के संविधान में प्रावधान है कि आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने का कार्य पंचायतों को सौंपा जाना चाहिए। ऑप्शन हमारे पास हैं केवल 1, 2 और 3, 1 और 3 और 1, 2, 3। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। देखिए एनडीसी जो है, एनडीसी की स्थापना कब हुई है? ये इसकी योजना आयोग का एक अंग नहीं है, ये गलत हो जाएगा। भारत के संविधान में आर्थिक और सामाजिक नियोजन को समवर्ती सूची में रखा गया है, सही है। और थर्ड, भारत के संविधान में प्रावधान है कि आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने का कार्य पंचायतों को सौंपा जाना चाहिए, ये सही है। आपका ऑप्शन हो जाएगा 2, 3 राइट। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा।
देखिए एनडीसी की जो स्थापना है वो कब हुई है, वो हुई है 1952 में स्थापना हुई थी। योजना आयोग के समानांतर संगठन के रूप में, समानांतर संगठन के रूप में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में योजना से संबंधित है? वित्त आयोग, एनडीसी यानी राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय और संसद। ऑप्शन है हमारे पास में 1, 2, 5, 1, 3, 4, 2, 5 और प्रोक्त सभी। 1, 2, 3, 4, 5 कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। योजना से संबंधित है। देखिए वित्त आयोग होगा नहीं, एनडीसी होगा, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ये भी नहीं होगा, और केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ये भी नहीं होगा, और संसद होगा। आपका होगा 2 और 5, ऑप्शन होगा सी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में महिला घटक योजना को एक प्रमुख रणनीति के रूप में पेश किया गया था? ऑप्शन है हमारे पास में, ऑप्शन ए है 10वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी है 11वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी है 9वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी है 12वीं पंचवर्षीय योजना। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट होगा, 9वीं पंचवर्षीय योजना। कब आई थी ये? 1997 से 2002। यदि बात करें 12वीं की, 12वीं कब आई थी? 12वीं आई थी 2012 से 2017 तक। और बात करें 11 की, तो ये आई थी 11 आई थी 2007 से 2012 तक। 2012 तक। 10वीं की बात करें तो ये कब आई थी? 2002 से 2007 तक। 2002 से 2007 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना ने मानव विकास को विकासात्मक प्रयासों के मूल के रूप में मान्यता दी? 7वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना, 6ठी पंचवर्षीय योजना या 5वीं पंचवर्षीय योजना? कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 8वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना कब आई थी? ये आई थी आपकी 1985 से 1990। 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें 92 से 97, 1992 से 1997। यदि बात करें 6ठी की, 1980 से 1985, और बात करें 5वीं की तो 1974 से 1979। 1974 से 1979। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य नारा क्या था? मुख्य नारा था, ऑप्शन ए है भोजन, कार्य और उत्पादकता, सभी बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा, और ऑप्शन सी है राष्ट्रीय प्रतिशत आय की 5% वृद्धि दर, और डी है सामुदायिक विकास कार्यक्रम। कमेंट करेंगे और बताएंगे इसमें कौन सा सही होगा।
सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य नारा क्या था? तो मुख्य नारा था भोजन, कार्य और उत्पादकता। ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। चलिए नेक्स्ट हम बता ही चुके, ये तो सातवीं पंचवर्षीय योजना हम बता चुके हैं कब से कब तक आई थी। ये आई थी 1985 से 1990 के बीच। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस योजना ने आत्मनिर्भरता और शून्य शुद्ध विदेशी सहायता का अपना उद्देश्य घोषित किया? द्वितीय पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय PLA यानी कि योजना, और तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सी स्कीम का उद्देश्य घोषित किया। इसमें होगा आपका ऑप्शन डी राइट होगा, पांचवी पंचवर्षीय योजना। यदि बात करें दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक आई थी? 1956 से लेके कब तक आई थी? 1956 से 1961 तक आई थी, 1961 के बीच। थर्ड की बात करें 1961 से 66 के बीच आई थी। और चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1969 से 1974, 1969 से 74। और पांचवी पंचवर्षीय योजना जैसे हमने बताई थी 1974 से 1979। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें, उन्हें कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। गरीबी हटाओ, बैंक राष्ट्रीयकरण, हरित क्रांति की शुरुआत। ऑप्शन है हमारे पास में 1 2 3, 3 2 1 और 2 1 3 और 3 1 2। कमेंट करेंगे और बताएंगे इसमें कौन सा सही होगा। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, थर्ड, सेकंड और फर्स्ट। कब कब आए थे ये आई थी हरित क्रांति कब आई थी? हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1966 से 67, 1966 से 67 के बीच। और जो बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था? 1971 में दिया गया था, 1971 में। ठीक है, किसकी सरकार में दिया गया था? इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा दिया गया था, जो कि पांचवी योजना का हिस्सा था ये गरीबी हटाओ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने अधिकतम प्रति व्यक्ति विकास दर हासिल की? 11वीं ने, 10वीं ने, 8वीं ने और 5वीं ने। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 11वीं पंचवर्षीय योजना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम पहली बार किस वर्ष शुरू किया गया था? 1969, 1975, 1977, 1980। बताइए कौन सा सही होगा। इसमें होगा आपका 1975। ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन और आम आदमी के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के साथ कृषि औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देना था। क्या उद्देश्य था? गरीबी उन्मूलन, आम आदमी के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के साथ कृषि
और औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देना था। औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देना था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है 1991 से बाजार अर्थव्यवस्था को अपनाने के बावजूद राष्ट्रीय आर्थिक योजना अभी भी अपनाए जाने का मुख्य कारण है। मुख्य कारण यह है, ऑप्शन ए है यह एक संवैधानिक आवश्यकता है। ऑप्शन बी है सार्वजनिक क्षेत्र में पहले से ही विकसित बड़ी मात्रा में पूंजी को पोषित करने की आवश्यकता है। सी है पंचवर्षीय योजनाएं अर्थव्यवस्था को बाजार अनुकूल तरीके से दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य प्रदान करना जारी रख सकती है। और ऑप्शन डी है बाजार अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से उद्योग और वाणिज्य तक ही सीमित है और कृषि में केंद्रीय योजना आवश्यक है। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा इसमें। देखिए इसमें होगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, पंचवर्षीय योजनाएं अर्थव्यवस्था को बाजार अनुकूल तरीके से दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में प्रदान करना जारी रख सकती हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है बॉटम अप प्लानिंग एक ऐसा लक्ष्य है जिसे अभी तक हासिल नहीं किया जा सका है और कारण है एक इकाई के रूप में गांव आर्थिक व्यवहार्यता के लिए बहुत उपयुक्त है। ऑप्शन है हमारे पास में ए आर दोनों सही हैं, सही स्पष्टीकरण है, ए आर दोनों सही हैं, स्पष्टीकरण सही नहीं है। और ऑप्शन सी है जैसे कि हम जानते हैं ए सही आर गलत और ए गलत आर सही। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा इसमें। देखिए बॉटम अप प्लानिंग एक ऐसा लक्ष्य है जिसे अभी तक हासिल नहीं किया गया, सही है। और यदि बात करें एक इकाई के रूप में गांव अधिक व्यवहार्यता के लिए बहुत उपयुक्त है, ये भी सही है। दोनों सही हैं और व्याख्या भी करता है ऑप्शन उनका ए राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है प्लानिंग एंड द पुअर नामक पुस्तक के लेखक हैं आर गाडगिल, एस मिन्हास, चरण सिंह और रुद्रदत्त। बताइए कौन सा सही होगा इसमें। इसमें होगा आपका एस मिन्हास, ऑप्शन होगा बी राइट। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है। बुनियादी आवश्यकता दृष्टिकोण, क्षमता दृष्टिकोण, आय दृष्टिकोण और कल्याण दृष्टिकोण। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, क्षमता दृष्टिकोण। ठीक है, किस दशक में व्यक्त किया गया था, किस दशक में दिया गया था, तो 1980 के दशक में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है यूएनडीपी के बहुआयामी गरीबी सूचकांक में शामिल है 8 संकेतक, 10 संकेतक, 12 संकेतक और 14 संकेतक। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 10 संकेतक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है मानव गरीबी सूचकांक वर्ष की मानव विकास रिपोर्ट, मानव गरीबी सूचकांक मानव विकास रिपोर्ट में पेश किया गया था 1994, 95, 96, 97। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा इसमें। मानव गरीबी सूचकांक वर्ष की मानव विकास रिपोर्ट में जो पेश किया गया था वो किया गया था 1997, 1997 में। चलिए आगे देखते हैं।
क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष पूर्ण गरीबी की परिभाषा अपनाई? 1994, 95, 96, 97। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही हो जाएगा इसमें। इसमें जो परिभाषा गरीबी की जो पूर्ण परिभाषा है, पूर्ण गरीबी की परिभाषा जो अपनाई थी वो अपनाई थी 1995 1995 में। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में गरीबी का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है हेड काउंट अनुपात, कैलोरी का सेवन, घरेलू उपभोग व्यय, प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन है हमारे पास में 2 और 3, 1 2 3, केवल 3 और 1 2 3 4। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही हो जाएगा। देखिए हेड काउंट अनुपात होगा, इसमें कैलोरी का सेवन भी होगा, घरेलू उपभोग व्यय भी होगा, प्रति व्यक्ति आय नहीं होगा इसमें। तो 1 2 3 आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इजी क्वेश्चन है, लोरेंज वक्र द्वारा निम्नलिखित में से क्या मापा जाता है? लोरेंज वक्र क्या मापा जाता है? ऑप्शन ए है निरक्षरता, बी है बेरोजगारी, सी है जनसंख्या वृद्धि दर और डी है आय की असमानता। कमेंट करेंगे और बताएंगे। इजी क्वेश्चन है, साधारण है बिल्कुल। इसमें होगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, आय की असमानता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, सांस्कृतिक गरीबी का विचार दिया गया था? ऑस्कर लुइस, गुरनार मेडल और आशीष बोस और अमर्त्य सेन। क्या सही होगा इसमें? इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ऑस्कर लुइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है? कार्ल मार्क्स, नर्कशे, एडम स्मिथ और उपरोक्त में से कोई नहीं। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही हो जाएगा। गरीबी के जो दुष्चक्र की अवधारणा से संबंधित है तो वो कौन है? नर्कशे। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी राइट। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा तय करता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद, लोकसभा, राज्यसभा, योजना आयोग, जो कि अब नीति आयोग बना है। कमेंट करेंगे और बताएंगे इसमें कौन सा सही हो जाएगा गरीबी रेखा से। ये भी इजी क्वेश्चन है। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, योजना आयोग। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, भारत में गरीबी रेखा का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश का उपयोग किया जाता है? दत्त समिति, लकड़ावाला समिति और चेलैया समिति और चक्रवर्ती समिति। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा इसमें। इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा बी राइट, लकड़ावाला समिति। दत्त समिति कब आई थी? यदि दत्त समिति की बात करें तो कब आई? इसका उद्देश्य क्या था? किससे जुड़ी थी ये दत्त समिति? किससे जुड़ी थी? औद्योगिक लाइसेंस से जुड़ी थी। ठीक है, बात करें चेलैया समिति की, ये 1991 में गठित हुई थी। 1991 में गठित हुई थी। किससे संबंधित थी? कर प्रणाली में। इसका उद्देश्य था कर प्रणाली में सुधार करना, कर प्रणाली में सुधार करना। चक्रवर्ती की बात करें, चक्रवर्ती कब आई थी? 1985 में। इसका उद्देश्य था मौद्रिक प्रणाली में सुधार, मौद्रिक प्रणाली में सुधार करना।
और भी समितियां हैं, जैसे कि अलग समिति हो गई, कब आई थी? 1979 में। लकड़ावाला 1993 में आई थी। कब आई थी? 1993 में आई थी। और बात करें तेंदुलकर समिति की, एक तेंदुलकर समिति है तो वो 2009 में आई थी। रंगराजन समिति की बात करें वो 2014 में आई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गरीबी उन्मूलन के लिए एक प्रभावी उपकरण के रूप में स्वयं सहायता समूहों का विचार दिया? अमर्त्य सेन, मोहम्मद यूनुस, एस चक्रवर्ती और वेंकैया नायडू। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, मोहम्मद यूनुस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शहरी क्षेत्रों में श्रमिक उत्पादकता 2004-05 की कीमतों पर प्रति व्यक्ति श्रमिक रुपए में वृद्धि हुई, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह घट गई। सेकेंड है, कार्यबल में ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिशत हिस्सेदारी लगातार बढ़ी और ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई। और फोर्थ है, ग्रामीण रोजगार में वृद्धि घटी। ऑप्शन है हमारे पास में 1 और 2, 3 और 4, केवल 3 और 1 to 4। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। देखिए, शहरी क्षेत्रों में कि श्रमिक उत्पादकता प्रति व्यक्ति, ये गलत है। कार्यबल में ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिशत हिस्सेदारी लगातार बढ़ी, ये भी गलत है। ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई, ये ठीक है। और ग्रामीण रोजगार में वृद्धि दर घटी, ये भी सही है। आपका ऑप्शन हो जाएगा 3 और 4, ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्यतः संबंधित है कृषि क्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्र से, निर्माण क्षेत्र से, शहरी इलाके से। ऑप्शन है 1 और 3, 2 और 4, 3 और 4 और 1 2। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा इसमें। देखिए, निर्माण और शहरी क्षेत्र ये तो होंगे नहीं, कृषि क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र ये दोनों हैं। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी राइट, 1 और 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, भुगतान संतुलन के संदर्भ में चालू खाता, कौन सा चालू खाता बनता है या बनता है? चालू खाता बनता है। व्यापार संतुलन, विदेशी संपत्ति, अदृश्य का संतुलन, विशेष आहरण अधिकार। ऑप्शन है हमारे पास में केवल 1, 2, 3, 1 3 और 1 2 4। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। देखिए, व्यापार संतुलन बिल्कुल है और विदेशी संपत्ति नहीं है। अदृश्य का संतुलन यह है। विशेष आरोहण अधिकार, आहरण अधिकार ये भी नहीं है। आपका ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3, ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कथन है, हमें कथन दिया है, जब किसी देश द्वारा किया गया भुगतान वस्तुओं, सेवाओं और हस्तांतरण शुद्ध आय के व्यापार से प्राप्तियों से अधिक होता है तो इसे चालू खाता घाटा CAD कहा जाता है। और कारण है, चालू खाता घाटा CAD तब होता है जब कोई देश अधिक वस्तुओं और सेवाओं की पूंजी का निर्यात करता है। ऑप्शन हमारे पास वही हैं, AR दोनों सही है, सही व्याख्या करता है। AR दोनों सही नहीं है, AR दोनों सही है, सही व्याख्या नहीं करता है। और ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही हो जाएगा।
देखिए, जब किसी देश द्वारा भुगतान संतुलन वस्तुओं सेवाओं हस्तांतरण शुद्ध आय के व्यापार से प्राप्तियों से अधिक होता है तो इसे चालू खाता घाटा कहा जाता है। सही है। चालू खाता घाटा तब होता है जब कोई देश अधिक वस्तुओं सेवाओं और पूंजी का निर्यात करता है। नहीं, ये गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। ए सही है, आर गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इजी क्वेश्चन है ये। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें मुद्रा आपूर्ति पूरी तरह से नियंत्रित है, घाटे का वित्त पोषण होता है, केवल निर्यात होता है, न तो निर्यात होता है और न आयात होता है। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है एकदम। इसमें हो जाएगा आपका, जब बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था जिसमें न तो निर्यात होता है और न आयात होता है। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति की घोषणा की गई अप्रैल 2000, अप्रैल 2001, अप्रैल 2002, अप्रैल 2003। कमेंट करेंगे, बताएंगे कौन सा सही होगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। यदि इसके उद्देश्य की बात करें, इसका उद्देश्य क्या है? विदेशी निवेश को बढ़ावा देना और निर्यात के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा और परेशानी मुक्त वातावरण प्रदान करना था। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, पीएम विश्वकर्मा योजना 2023 में केंद्र सरकार ने कितना पैसा खर्च किया या करेगी? 10,000 करोड़, 12,000 करोड़, 13,000 करोड़, 11,000 करोड़। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा इसमें। इसमें जो करेगी वो है 12,000 करोड़। चलिए आगे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने प्रज्वला योजना चैलेंज लॉन्च किया है? आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय। देखिए, जैसे कि हमारा ये टेस्ट चल रहा है 15, टेस्ट चल रहा है हमारा 15 नंबर, जिसमें हमने पार्ट 1 कवर कर लिया है। पार्ट 1 में हमने 50 क्वेश्चन देख लिए। ठीक है, अब हमारा पार्ट 2 के साथ मिलते हैं। पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन देखेंगे और पार्ट 3 में हम 40 क्वेश्चन देखेंगे, जैसे हमारे सीरीज चलती है। आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो क्वेश्चन डेली डाले जाते हैं यूट्यूब पे, कम्युनिटी पे, और आपको टेलीग्राम पे भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और आपको टेलीग्राम चैनल पे जो उसका करंट अफेयर का PDF होता है और जो दैनिक जागरण न्यूज़पेपर भी डाला जाता है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं और क्वेश्चनों के जवाब दे सकते हैं, और अपडेट मिलती रहेगी वहाँ से। टेलीग्राम से अपडेट मिलती रहेंगी नई। और इस टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप है तो व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 के साथ। धन्यवाद।